गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एग्री क्लासेस विद विकास में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास में होने जा रहे बोर्ड एग्जाम की, जो कि आपके 23 फरवरी को है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर है आपके वो कितने मार्क्स का आएगा, 56। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेंगे 18 ऑब्जेक्टिव। बात करें मार्क्स की तो आधे नंबर का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, हाफ मार्क्स का, तो टोटल हो जाएंगे आपके 9। बात करेंगे नेक्स्ट तो आएंगे आपके रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 10, और ये भी हाफ मार्क्स के होंगे तो आ जाएंगे आपके 5। उसके बाद में आपके आएंगे अति लघुरात्मक, लघु उत्तरात्मक, ये आपके आएंगे 10, और इसके अंदर ज्यादातर आएगी डेफिनेशंस, तो ये 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट बात करें लघुरात्मक, लघुरात्मक की बात करें तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये आपके मार्क्स के आएंगे 1.5, तो टोटल हो जाएंगे आपके 15 मार्क्स। फिर बात करें अपन दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की, दीर्घ उत्तरात्मक की, तो ये आपके आएंगे 3, और ये प्रत्येक होगा 3 नंबर का, तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 9। और लास्ट बात करें अपन तो आपके आएगा पेपर के अंदर निबंधात्मक, निबंधात्मक के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 8। इस तरह से आपका जो पेपर होगा वो 56 मार्क्स का होगा, नंबर का होगा। ठीक है, अब जो सबसे पहले बात करें अपन निबंधात्मक की, तो निबंधात्मक जो है अपने क्वेश्चन वो अपने कौन कौन से चैप्टर से आएंगे भाई, चैप्टर 6 और चैप्टर 10, दोनों की अपन सिंपल सी बात करें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप बस यहां ध्यान रखिएगा कि एक तो आपको कौन सी सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें, छठे चैप्टर से देखनी है, और इधर आपको देखनी है कौन सी दलहनी, दलहनी फसलें। ठीक है, दोनों ही बात करें अपन को 6 दलहनी है और 6 ही अनाज वाली है ना, सिंपल सी है। और बात करें अपन तो इनके अंदर बहुत सारे कॉमन से पॉइंट्स हैं ना। जैसे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आपको 4 डिवाइडेशन देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के। तो जैसे पहला आ गया मौसम, और जैसे जलवायु और मृदा, तो जलवायु की बात करें अपन जैसे, है ना, फर्स्ट, तो क्या कर सकते हो आप जलवायु के अंदर, जलवायु इसकी कैसी होती है, या तो रबी का होगा या खरीफ का। तो अनाज वाली में 2 ही आपकी क्या है, रबी वाली है, एक तो गेहूं और एक जो, बाकी सारी जो बची बाजरा, है ना, ज्वार, मक्का, चावल, ये कैसी है, ये आपके खरीफ की है। तो आप लिख सकते हो कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मली। और मृदा की बात करें तो मृदा के अंदर आप लिख सकते हो बलुई दोमट मृदा सभी के लिए अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, है ना। और आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, इसकी किस्में, है ना, इसकी किस्में जो है फसलों की वो याद करनी पड़ेगी, और इसमें कौन से रोग कीट होते हैं जो कि आप जीव विज्ञान में भी पढ़ रहे हो वही आपको लिखने हैं। बाकी कोई जो जो कॉमन पॉइंट है वो अपन को साथ में लेना है। बात करें इसमें फर्टिलाइजर की, है ना, उर्वरक की, तो एक चीज सिंपली नोट कर लेना, उर्वरक जो अनाज वाली है, अनाज वाली के अंदर अपन किस रेशो में रखते हैं, 4:2:1, 4:2:1 में। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गई 120, वही ये हो गई 60, फास्फोरस और पोटाश हो गई 30, इस प्रकार, है ना। और दलहनी के अंदर किस रेशो में रखते हैं अपन उर्वरक को, ये खाद और उर्वरक में लिख सकते हो आप, है ना, तो 1:2:1। ठीक है, ये
जैसे यहाँ पर कितनी रख दी अपन ने 10 रख ली है ना, नाइट्रोजन कितने दे 10 केजी दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी फास्फोरस 20 और वापस पोटास 10, इस तरह से है ना। तो दलहनी के अंदर, और बात करें मैन्यूर की, खाद की, तो FIM गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीजें भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है। अब इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर 10 से भी। तो 10 से बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के कि भाई चैप्टर 10 के अंदर क्या करें, तो इसमें भी देखो सेम आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और 4 नंबर का डिवाइडेशन होगा एक एक नंबर में, है ना। तो आपको किसमें तो 4-4 कहीं पेज पे लिख लो और याद कर लो उनको एक बार, जितने जैसे 10 फल है आपके, तो उनमें 8 की याद, 9 की याद कर लो और आपके अथवा में मिल जाएगी, है ना। उसके बाद में जलवायु के अंदर मैंने बता रखा है, जैसे यहाँ पर आम और अनार आ गया, है ना। तो मैंने बता रखा है आपको कि भाई कैसे अपन को क्या करना है, जैसे उष्ण, उपोष्ण और एक होता है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण तो अपने फल ही नहीं है, 2 तरह की जलवायु होती है ना। तो उष्ण के अंदर जो सस्ते और मीठे होते हैं, जैसे आम, अमरूद, है ना, पपीता और केला, इन सब की क्या है जलवायु, क्या लिखोगे, उष्ण जलवायु का पौधा है और तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। बस ये आपका काम हो गया तापमान का। मृदा में बलुई दोमट मृदा लेते हैं जिसका pH में 6.5 से 7.5 हो, ठीक है। और नेक्स्ट फिर जैसे इधर उपोष्ण की बात करें तो इसमें अंदर आंवला आ गया, है ना, आंवला और अनार, बेर, बहुत सारे जो बचे हुए इसमें आ जाएंगे। और इसकी जलवायु कितनी लेंगे भाई, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में होते हैं ये। एक्सेप्शन क्या है, अंगूर भी इसी के अंदर आएगा, उपोष्ण के अंदर। इन 4 फलों को छोड़ के बाकी सब उपोष्ण के अंदर, उनका तापमान कितना लोगे, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के कुछ कॉमन पॉइंट है जो कि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कांटेक्ट करेंगे तो। बाकी जिनके पास जो नंबर है ना, जिनके पास अपन नोट्स है, वो इनसे आराम से अच्छे से कॉमन पॉइंट को अलग से लिख सकते हैं। अब अपन, ये आपको पता चल गया किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, वो कौन से चैप्टर से आने के चांसेस है, तो चैप्टर नोट कीजिएगा, आपको चैप्टर 11 फल परिरक्षण से जेम, जेली और डिब्बाबंदी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और चैप्टर 2 की बात करें अपन, है ना, चैप्टर 2 इसके अंदर क्या होगा, जो जैविक खेती है वहां से क्वेश्चन आएगा आपको, है ना। जैसे खाद बनाने की ट्रेंच विधि का वर्णन कीजिए, या बेंगलोर विधि का वर्णन कीजिए, या वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तीसरा चैप्टर जो है अपना, तीसरा कहां से आ सकती है, चैप्टर 9 से। कौन से चैप्टर, 9 से आ सकती है। चैप्टर 9 के अंदर फल परिरक्षण की विधियां जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, चैनल पे देख सकते हैं आप, है ना, वहां से। और एक चैप्टर है अपने 12। इन 4 चैप्टर से आपके ये 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। नस्लें, है ना, गाय की, भैंस की, बकरी की, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर से आएगा भाई, इसके अंदर वापस नोट कीजिएगा, चैप्टर 11, चैप्टर 2, है ना, जैविक खेती, चैप्टर 9 फलोद्यान प्रबंधन, और चैप्टर 12 पशुओं की नस्लें, ठीक है। अब आगे चलते अपन बात करेंगे अपने चैप्टर की। तो पहला जो चैप्टर है आपका सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, सभी अपनी किताब खोल लें और यहां पर देखें एक बार। जैसे चैप्टर बात करें अपन, ये कितने मार्क्स का है, इसकी अपन अगर बात करेंगे तो ये अपने 3 नंबर का है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और जो बता रहा हूं वो पढ़ लो, आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले अपन पहले पेज की बात करें तो यहां से आपको थोड़ी सी डेफिनेशन देखनी है किसकी, सस्य विज्ञान की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा आपके, किस लैंग्वेज का वर्ड है ना। तो सस्य विज्ञान आपके कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक। ये सभी नोट कर लेंगे, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ना। कौन सा, एग्रोज प्लस नॉमस, जिसका अर्थ क्या होता है, एग्रोज का क्या होता है, फील्ड, यहां देखिएगा, फील्ड या भूमि, और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन, ठीक है। सभी को दिख रहा है, यहां पर नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट अपन बात करें अगले पेज पर, यहां से डेफिनेशन और कौन से लैंग्वेज का वर्ड है ना। एक और है छोटी सी ट्रिक है कि भाई जिसके पीछे अपन को कल्चर दिखे, जैसे एग्रीकल्चर, तो वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन, बाकी ग्रीक भाषा का शब्द है ना। और एग्रोनॉमी अपने कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक। हाँ, अब बात करें अपन अपने पहले चैप्टर से उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति, तो शस्य विज्ञान से है ना क्या क्या पूर्ति होगी। जैसे डेयरी के लिए, नॉर्मली डेयरी के लिए कौन सी फसलें लेंगे अपन, चारे वाली, है ना, गाय भैंस के लिए रिचका वगैरह। गुड़ और शक्कर की बात करें तो ये गन्ना, चुकंदर, है ना, काम में लेंगे। गन्ने का कुल पूछ ले अगर आपसे तो कौन सा होता है, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, है ना, जो कि दलहनी फसलों सॉरी अनाज वाली फसलों को होता है ग्रेमिनी, वही गन्ने का भी होता है। ठीक है, वस्त्र के लिए बात करें कपास, बीड़ी तंबाकू के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए तंबाकू फसल, और दवाइयों के लिए औषधि है। बाकी मसाले के लिए जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, अजवाइन आदि उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन आगे चलते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक दिखाई देगा इस बार आने के सबसे ज्यादा चांस है, वो है आपका, ये देखिएगा, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृदा उर्वरता और उत्पादकता। ठीक है, बात करें अपन इन दोनों में, क्या पूछेगा, या तो अंतर, है ना, जिसकी अभी अपन बात करेंगे। जैसे मृदा उर्वरता को अपन कहां मापते हैं, तो इसको अपन प्रयोगशाला के अंदर, प्रयोगशाला में, है ना, लैब के अंदर। वहीं अपन उत्पादकता को कहां मापते हैं, तो खेत पर, खेत पर उत्पादन को देखकर ही कर सकते हैं। ठीक है, और ये होती है अपनी पैसे के अंदर, है ना, केजी प्रति हेक्टेयर या रुपए में। नोट कीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, देखना आप, यहां पर कारक, मृदा उर्वरता के कारक काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कारक की बात करें अपन तो दो प्रकार से अपन देख सकते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, फटाफट से, एक होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम थोड़े से होते हैं, देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। मृदा पीएच कैसा है, कृत्रिम कारक है। दूसरा मृदा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तीसरा बात करें जलाक्रांति, जलाक्रांति। जैसे ये कुछ कृत्रिम कारक हो गए। वही प्राकृतिक कारक की बात करें तो होते हैं पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। दूसरा अपन बात करें तो वो होती है मृदा आयु, मृदा जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल, प्रोफाइल की गहराई। ये देखिएगा, इस तरह के आपको प्राकृतिक और कृत्रिम कारक मिलेंगे। बात आती है क्वेश्चन कैसे करोगे आप, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, मृदा उर्वरता के कृत्रिम कारक को पहचानिए, है ना, तो उसमें ऑप्शन आ गए, ए ऑप्शन पैतृक पदार्थ, बी ऑप्शन मृदा आयु, सी आपका मृदा पीएच, और डी आपका आ गया मृदा प्रोफाइल की गहराई। तो उसके अंदर आंसर क्या होगा अपना, मृदा पीएच। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ आप, ये सारी चीजें इस्तेमाल करती है ना, ये इसके कारक है पीएच वगैरह। ये देखिए मैंने आपको शॉर्टली बता दिया, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, फटाफट से देखिएगा। आ गई अपनी, जहां अपन बात कर रहे थे दोनों में अंतर, है ना। तो मृदा उर्वरता का संबंध पौधों की आवश्यक पोषक तत्वों से, पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाएगी, मृदा उर्वरता, डेफिनेशन भी आ सकती है। वहीं मृदा उत्पादकता की बात करें तो मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से, यानी कितना
प्रोडक्शन हो रहा है ना, वही देखेंगे अपन। अब सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखना आप, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वहीं बात करें मृदा उत्पादकता में, तो हमेशा उर्वर होगी, मृदा उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। देखो इस लाइन को समझने वाली चीज है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका रेगिस्तान में भी, कि अपन देखना उर्वर मृदा उत्पादक तो होगी, उर्वर है कोई, जैसे खेत अपन गए और वहां पर देखा कि अपने फसल उग रही है, यानी उर्वर तो है, लेकिन अब उत्पादक होगी, बिल्कुल सही बात है। और नहीं भी क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बारिश आने की वजह से, या फिर ओले गिरने की वजह से, या अच्छे भाव में न जाने की वजह से अपनी फसल का क्या हो जाएगा, वो उत्पादक नहीं रहती है, यानी किसान को फायदा ही नहीं हुआ है, तो कहा कि उत्पादक है ना। तो उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और बात करें उत्पादकता की, तो अगर किसान को फायदा हुआ है, पैसे आए हैं, तो कैसी मृदा उत्पादक है, तभी तो पैसे आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अंदर, है ना, आसानी से। ये देखो प्रयोगशाला में जांच की जाती है उर्वरता की, उत्पादकता की खेत पर ही जांच की जाती है ना, या आप देख लेंगे आराम से, इजी है। नेक्स्ट बात करें अपन मृदा क्षरण की, है ना। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है, फटाफट से देख लेना, मृदा क्षरण। मृदा क्षरण बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या करोगे आप मृदा क्षरण के अंदर, देखना फटाफट से, मृदा क्षरण या अपर्दन, सॉइल इरोजन भी कहते हैं इसे, है ना। क्या होता है, जैसे एक किसान है प्रवीण और एक किसान है जैसे अपना अनीश, तो अनीश के खेत से, है ना, मिट्टी का भौतिक रूप से प्रवीण के खेत में चले जाना क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण। यानी एक खेत से दूसरे खेत में भौतिक रूप से मृदा का चला जाना क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला बात करें अपन वायु द्वारा, और दूसरा बात करें अपन किसके द्वारा, वायु द्वारा, और दूसरा जल द्वारा, ठीक है। तो इसकी अवस्थाएं एग्जाम में पूछता है, छोटी सी ट्रिक देता हूं आपको 19, और आप आराम से कर लोगे, है ना। तो पहली वायु क्षरण की अवस्था है, ये एक तो कहां होती है, राजस्थान में होगी, शुष्क क्षेत्रों में जहां हवा ज्यादा चलती है। तो पहली है उच्छलन, नोट कीजिएगा। दूसरी है निलंबन, तीसरी है अपनी सतह सर्पण, सतह सर्पण। जल्दी से इन सबको नोट कर लीजिएगा। अब उच्छलन में बात करें तो 0.1 से 0.5 इसके कणों का, मृदा कणों का आकार होता है, और इसमें क्या होगा, 50 से 75% मृदा का क्षरण इसी में होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहीं से नोट कर लीजिएगा। बात करें निलंबन की, तो निलंबन के अंदर कणों का आकार होता है 0.1%, और इसमें हजारों किलोमीटर तक उड़कर चले जाते हैं, क्या, मृदा, है ना, भौतिक रूप से। सतह सर्पण की बात करें से कम, 0.5 से प्रतिशत से अधिक इसके कणों का आकार होता है, और इसमें क्या होता है, जो मृदा कण होते हैं भौतिक रूप से रेंग कर कौन सी विधि में जाते हैं, तो अपने सतह सर्पण में, ठीक है। अब बात करें इधर जल क्षरण की अवस्थाओं की, है ना, इधर ध्यान रखना, 19 उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण, 0.1 से 0.5, 0.1 से कम और 0.5 mm से ज्यादा कणों का आकार। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक होता है उच्छलन में, निलंबन में हजारों किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं, और सतह सर्पण में रेंग कर क्या होते हैं, मृदा कण एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं, ये होता है मृदा क्षरण। जल क्षरण की बात करें तो पहली ही होती है बौछार क्षरण, दूसरी होती है परत क्षरण। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है, लेकिन सर्वाधिक हानिकारक अवस्था है, किसकी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, है ना, उत्पादन की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो परत होती है, उर्वर परत होती है मृदा की, वो उड़कर चली जाती है, या उड़कर कैसे जाए, जल में बहकर चली जाती है ना, परत क्षरण। तो आप एक बार इसे क्या करेंगे,
एक बार तीनों को देख लेंगे परज शरण के बाद में। तीसरी कौन सी होती है? रील शरण। फटाफट से नोट कीजिएगा, टाइम नहीं है ना, एग्जाम पास में आ गया बिल्कुल। और एक होती है अवनालिका, अवनालिका शरण। ठीक बात है ना, अवनालिका शरण अपन ने बात कर ली, रील शरण की बात कर ली है ना। ये चारों जो शरण की अवस्थाएं हैं ये क्रम वाइज याद होनी चाहिए। पूछ सकता है रील शरण की अगली अवस्था कौन सी है, तो अवनालिका शरण, या ऐसे परज शरण की अगली अवस्था कौन सी है, तो रील शरण। परज शरण इसमें आप उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक है, और बाकी पूछे तो कौन सी? अवनालिका शरण सबसे खतरनाक अवस्था है, हानिकारक है, सबसे हानिकारक। इसमें खाइया बन जाती है, हानिकारक है ना। बनने को रील शरण में बनती है, लेकिन वापस अपन खेत की जुताई करते हैं तो सही हो जाएगी, है ना। और बौछार शरण में जब पहली बार बारिश वगैरह गिरती है तो वो थोड़ा बहुत शरण होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, दोनों शरण में से एक आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अब, यही चीजें हैं देखिएगा। त्वरित मृदा ये आगे ही देखो, बौछार शरण, परज शरण, है ना। अब नेक्स्ट है देखो मृदा संरक्षण की जैविक विधियां वगैरह, है ना। तो यहां पर आप नॉर्मली एक बार आंखें घुमा लीजिएगा कि भाई जैविक विधियां कौन सी है, तो समोच्च खेती है, भूपरिष्करण करके, पलवार करके, है ना, और वृक्षारोपण करके। क्या करेंगे? मृदा संरक्षण, किससे? जहां पर मृदा शरण हो रहा है ना, तो वहां पर शरण को रोकने के लिए क्या करेंगे? संरक्षण, उसकी विधियां हैं, जैसे भूपरिष्करण करके, है ना, और वृक्षारोपण करके, यानी पेड़ वगैरह लगा के, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा फटाफट से, देखिए कॉन्टूर ट्रेस, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता चलूंगा। ये वायु शरण आ गया, उच्चलन, निलंबन, सतह सर्पण, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं। एक यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तम बीज के गुण, ठीक है। तो पहले तो इसमें क्या दे रखा है? उन्नत किस्म की परिभाषा, कि भाई जो किसान स्थानीय किस्म के मुकाबले उगाएं और 10 से 15% अगर क्या हो, अधिक उपज दें, तो वो चीज अपनी क्या हो गई? अधिक उपज दें, तो अपनी कौन सी कहलाएगी? उन्नत किस्म। उसमें कौन कौन सी बीज के गुण होने चाहिए? तो आनुवांशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, बीजों का आकार समान होना चाहिए, चमकीले होने चाहिए, बीजों का ओज जो कि उनको जीवित रखता है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, और उसका वास्तविक मान 75% से अधिक होना चाहिए, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं बीज की, है ना। तो बीज के अंदर से जो क्वेश्चन आने वाला है आपका, है ना, वो अपन देख लेते हैं। तो बीजों के प्रकार, बीजों के प्रकार, ठीक है, बीजों के प्रकार। तो बीजों के प्रकार में नोट कीजिएगा, फर्स्ट होता है, कौन सा होता है भाई? केंद्रक बीज, केंद्रक बीज। दूसरा होता है प्रजनक बीज, तीसरा होता है आपका आधार बीज, चौथा होता है आपके प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चारों को क्रम वाइज याद करेंगे। यहां पर भी सीधा सा क्वेश्चन आएगा, देखना इधर आप, एक मिनट, क्लास चल रही है ना, ओके। देखिएगा, केंद्रक बीज में किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है, ये क्वेश्चन आता है कलर टैग से। प्रजनक बीज के अंदर होता है सुनहरे, सुनहरे पीले रंग का, और आधार बीज में होता है सफेद रंग का, सफेद रंग का। प्रमाणित बीज के अंदर होता है आपके नीले रंग का, नीले रंग का, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करें अपन, तो केंद्रक बीज जो होते हैं वो जो वैज्ञानिक होते हैं वह यूज में लेते हैं, तो कोई टैग नहीं चाहिए। एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को भेजता है प्रजनक बीज के रूप में,
उसमें टेग लगा होता है सुनहरे पीले रंग का। देखिएगा कैसा लगा होता है भाई, सुनहरे पीले रंग का ऐसा, ठीक है। और इधर आधार बीज में सफेद कलर का टेग होता है ना, और नीले कलर का टेग अपने कहां पर दिखाई देता है अपन को, प्रमाणित बीज के अंदर। प्रमाणित बीज को किसान यूज में लेता है, किसान क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा, वो अपना होता है प्रमाणित बीज। तो किसान जब बीज बोआ रहा है तो ऊपर देखता है, तो ऊपर उसको क्या दिखता है, आसमान, वो भी नीले कलर का। तो टेग कौन सा इसमें, नीले रंग का, ठीक साहब, नीले कलर का इसमें क्या करेंगे, टेग दिखाई देगा। हाँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से, है ना। हाँ, एक चीज और है, यहां पर न्यूनतम अंकुरण क्षमता, यानी बीज कितना अपन बो रहे हैं और कितना उग रहा है। तो सबसे कम जो उगता है कपास का याद रखेंगे, कितना होता है 65% क्वेश्चन आया हुआ है। और सर्वाधिक कौन सा होता है, तो गेहूं जो चना 85% है ना, 65। और यहां पर एक छोटी सी चीज और नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, जहां जहां मेरे को लग रहा है, वास्तविक उपयोगिता मान है ना, रियल वैल्यू ऑफ सीड, बीज की, वो होती है 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा आपको कि वास्तविक उपयोगिता मान किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इससे कम नहीं होना चाहिए 75% से। शुद्ध, ये आपको क्या करोगे, आप आराम से ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें अपन, ये सारी बीजों के बारे में बात हो रही है ना। और यहाँ आइसोलेशन डिस्टेंस, जहां जहां पर भी आपको टेबल दिखाई दे, है ना, सारणी के रूप में, उसे आप इंपोर्टेंट लगा ले, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है मक्का की संकुल और संकरण किस्म से। संकुल किस्म के अंदर होता है आधार बीज में 400। पृथक्करण दूरी, बात करते हैं पृथक्करण दूरी क्या होती। दो बीजों को अगर अपन बो रहे हैं, है ना, किस्म तैयार कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो दूरी होती है कि उनकी शुद्धता के लिए, वो होती है पृथक्करण दूरी, है ना, उनकी शुद्धता बनी रहे, है ना। तो संकुल में होता है 400 आधार बीज के अंदर, और प्रमाणित बीज के अंदर होता है 200 मीटर, है ना। और इसके अंदर 600 मीटर संकरण के अंदर, संकर मक्का के अंदर, और इसके अंदर 300। अब दोनों में याद रखना, संकर मक्का में ज्यादा होता है, बीज दर भी ज्यादा चाहिए होती है। कितनी चाहिए संकर मक्का की, 20 से 25 केजी, नोट कर लीजिए, प्रति हेक्टेयर। वहीं संकुल मक्का की कितनी चाहिए भाई, तो 18 से 20 केजी, नोट कर लीजिए, प्रति हेक्टेयर। या तो बीज दर आ जाएगी आपको मक्का की सीधी सी, या फिर यहां से ये क्वेश्चन आ जाएगा पृथक्करण दूरी वाला, है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। अब एक छोटी सी चीज यहां पर देखने को मिलेगी आपको, सुषुप्ता अवस्था, प्राथमिक, द्वितीय और बलकृत, है ना। सुषुप्ता अवस्था बीजों की क्या होती है, समझा देता हूं। यानी कि उन्हें सभी प्रकार का क्या मिले, सभी प्रकार की परिस्थिति मिलने के बाद भी वो अंकुरण नहीं हो पाता है। परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है, वो कहलाती है अपनी, क्या कहलाएगी, कौन सी अवस्था, सुषुप्ता अवस्था। 3 प्रकार के होता है, अगर आ जाए एग्जाम में तो 3 प्रकार। पहली आती है, कौन सी आएगी पहली, नोट कर लीजिएगा, प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था। दूसरी होती है द्वितीय सुषुप्ता अवस्था। तीसरी होती है बलकृत सुषुप्ता अवस्था, बलकृत, ठीक है। प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था स्वयं के कवच के कारण होती है, यानी मेरे को खुद ही घर से बाहर नहीं जाना है, तो होगी प्राथमिक सुषुप्ता अवस्था। दूसरी जो होती है द्वितीय, वो होती है अपनी क्या, परिस्थितियों के कारण। परिस्थितियां, ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या होगा, बीज बाहर नहीं आएगा, परिस्थितियों के कारण, नोट कर लीजिएगा। और बलकृत होती है, अगर किसान ही अगर अपने जो वहां पर क्या जाएगा, बीज को बोने जाएगा, तो उस मशीन को ही क्या करेगा, ज्यादा अगर गहराई में बुआई कर देगा, गहराई ज्यादा, तो अंकुरण, बीज का अंकुरण कम। ये हो गई अपनी तीनों प्रकार की सुषुप्ता अवस्थाएं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय और बलकृत,
इजी है, खुद के कारण हो रही है। कवच, कवक लिख दिया अपन ने यहां पर, ठीक है, कवच कर लेना उसको। चलिए अब बात करते हैं अपन, ये कुछ ताप से उपचार हो जाएगा उसका, है ना, ये देख लेना एक बार। क्वेश्चन आ गए, देखो एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, मृदा उर्वरता प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है ना। ये देखिए आया क्वेश्चन, प्रभावित करने वाला कौन सा, प्राकृतिक कारक है। अब यहां पर जलाक्रांति मैंने बताया अभी, कौन सा कारक है, कृत्रिम, मृदा पीएच कृत्रिम है ना। और यहां पर कौन सा पूछा है, प्राकृतिक कारक पूछा है ना, तो प्राकृतिक कौन सा है, पेत्रक पदार्थ, पेत्रक पदार्थ राइट आंसर होगा, है ना। और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन से, सभी, ठीक है। रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाने वाला, वायु क्षरण को रोकने वाला खेजड़ी। आधार बीज का स्रोत कौन सा है भाई, आधार बीज मैंने बताया था, पहला कौन सा था, केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रजनक बीज होता है स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सही है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन चैप्टर 2 की। ये अपने कितने मार्क्स का दिखाई देगा अपन को, कितने नंबर का है भाई, ये 4 नंबर का। यहां से सीधा सा क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो जैविक खेती यानी कि एक वर्ड में अगर मैं बताऊं आपको तो रसायन मुक्त खेती, रसायन मुक्त खेती, नोट कर लीजिएगा, रसायन मुक्त खेती को ही अपन क्या कहते हैं, जैविक खेती। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, अब अपन को चाहिए थोड़ा खाली पेज। चलिए अब बात करें अपन रसायन मुक्त खेती की, तो इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जैविक खेती सिद्धांत या जैविक खेती के पिता, पिता या सिद्धांत किसने दिया, है ना, सिद्धांत किसने दिया, तो वो बात करेंगे अपन अल्बर्ट, अल्बर्ट हॉवर्ड ने, साहब किसने दिया था, अल्बर्ट हॉवर्ड। जैविक खेती के पिता भी कौन है, अल्बर्ट हॉवर्ड। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपके कि भाई जैविक खेती शब्द किसने दिया, कब दिया था, 1930 में दिया था इन्होंने, और इंग्लैंड में दिया था। कहां दिया था भाई, इंग्लैंड में, ठीक है। और जैविक खेती शब्द 1940 में अपनी बुक का नाम है लुक टू द लैंड, लुक टू द लैंड में किसने दिया था भाई, कौन थे, जैविक खेती शब्द किसने दिया, अल्बर्ट हॉवर्ड ने तो जैविक खेती के पिता थे। और जैविक खेती शब्द किसने दिया था, कौन थे एक बार बताइए, नॉर्थ बॉर्न कौन थे भाई, हाँ वापस नोट कर लीजिएगा, जैविक खेती शब्द जो दिया है अपने, वो किसने दिया था, लॉर्ड नॉर्थ बॉर्न ने, है ना, नॉर्थ बॉर्न ने, नॉर्थ बॉर्न ने कौन सा शब्द दिया था भाई, जैविक खेती शब्द 1940 में। और बुक का नाम क्या था, लुक टू दी लैंड, ठीक है, लुक टू दी लैंड के अंदर दिया है ना। और एक और क्वेश्चन आता है यहां से,
बायोडायनेमिक खेती, बायोडायनामिक खेती के पिता कौन है? बायोडायनेमिक खेती के पिता है अपने, कौन है? रुडोल्फ स्टेनर, ठीक है। बायोडायनेमिक खेती के पिता कौन है? रुडोल्फ स्टेनर, नोट कर लीजिएगा। और जैविक खेती के पिता कौन है? यह सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट हॉवर्ड। चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट बात करें अपन, है ना। तो ये फर्स्ट लाइन है कुछ। हाँ नेक्स्ट ये सारा वही चल रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन के अंदर, जैविक खेती के सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्वास्थ्य का सिद्धांत, परिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्ष अथवा न्याय का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपने है इनकी, एक बार आप ये फुल फॉर्म वगैरह देख लीजिएगा। RKVY की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की, है ना, और नॉप की PKVY, है ना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी पूछ लेता है नॉर्मली, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहां पर देखिएगा, जीवाश्म खादों का वर्गीकरण दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले स्थूल कार्बनिक खादें और दूसरी है सांद्रित खादें। ये आपके चैप्टर यहां पर केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा और जीव विज्ञान में भी, है ना। तो स्थूल कार्बनिक खादें ऐसी जीवाश्म खादें जिसमें कार्बनिक मात्रा की अधिक हो, पोषक तत्व की मात्रा कम हो, है ना। वो क्या कहलाएगी? जिसमें क्या होगा, पोषक तत्व कम हो लेकिन कार्बनिक पदार्थ अधिक हो, यानी ट्रैक्टर भर भर के डालेंगे अपन, ट्रॉली भर भर के। तो ऐसी है गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, है ना, हरी खाद। अब गोबर की खाद में एक चीज नोट करना, एनपीके पूछता है बार बार। क्या पूछता है? एनपीके। तो 0.5% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होता है 0.25% और पोटाश होता है 0.5%, ठीक है। तो ये गोबर की खाद में एक बार नोट कर लीजिएगा। बाकी सांद्रित खाद है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो, ऐसी खलियां जैसे मूंगफली की खली, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, मछली की खाद। चलिए नेक्स्ट, कंपोस्ट, है ना। ये विधियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को बोर्ड पे दिख रही होगी। कंपोस्ट बनाने की विधियां, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि और नेडेप विधि, है ना। इंदौर विधि किसने दी है भाई? अल्बर्ट हॉवर्ड ने, जो कि अपने जैविक खेती के पिता भी हैं। और बेंगलोर विधि किसने दी? अपने नेडेप विधि तो किसने दी है? नेडेप काका ने, महाराष्ट्र के नेडेप काका ने, ठीक है। और ये जो अपनी नेक्स्ट विधि है बेंगलोर विधि, किसने दी है भाई? ये बेंगलोर विधि CN आचार्य साहब ने। किसने दी है भाई? CN आचार्य साहब ने, है ना। है ना। बेंगलोर विधि किसने दी है? CN आचार्य। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। इंदौर विधि किसने दी? अल्बर्ट हॉवर्ड ने। और बेंगलोर विधि CN आचार्य ने। और नेडेप विधि किसने दी है? ठीक है, नेडेप विधि महाराष्ट्र के नेडेप काका ने। ये नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो गड्ढों को भरने की विधि, कंपोस्ट बनाने की सामग्री, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको। अभी इतना सब कुछ एक ही क्लास में नहीं हो पाएगा। वर्मी कंपोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक चीज पूछी है, वो है नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछता है, तो 1.5% होता है, जो कि गोबर की खाद से कितना गुना, 3 गुना ज्यादा होता है। और 8 गुना क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज। 8 गुना क्या होता है ज्यादा, एक्टिनोमाइसिटीज। जिससे सौंधी सौंधी खुशबू आती है, बारिश होती है तो, है ना, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, 8 गुना ज्यादा होती है और 3 गुना नाइट्रोजन ज्यादा होती है, 1.5। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करें अपन। इसके अंदर हरी खाद बनाने की विधियां हैं। हरी खाद क्या होती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हरी खाद क्या होती है, अपन किसी भी दलहनी फसल को खेत में बोएंगे और उसके 45 दिन बाद क्या करेंगे, अपन उसको जमीन में, है ना, ये रोटावेटर से किसमें मिला देंगे, तो वो जो अपघटन हो गए, जो खाद अपने काम आएगी, वो कौन सी होगी, हरी खाद। हरी खाद से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आता है आपके, ये वर्मी कंपोस्ट के लाभ, ये सब देख लेंगे आप, है ना, एक बार। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाला है एग्जाम के अंदर, देखिएगा। पहला है, यहां से कौन कौन सी फसलें लेंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा कि सनई की बीज दर बताइए हरी खाद के लिए, तो 50 से 60 केजी, ढेंचा की 60 से 80। सनई की 50 से 60 केजी, ढेंचा की 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, गंवार की 20 से 25 केजी, और मूंग उड़द की 15 से 20 केजी, और लोबिया चौला की 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन। हाँ, जैव उर्वरक क्या होते हैं, परिभाषा देखना। जैव उर्वरक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में भी है। सूक्ष्म जीवों की जीवित एवं सुषुप्त जैव कोशिकाओं से बैक्टीरिया, कवक वगैरह, है ना। परिभाषा क्या है इसकी, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वे सूक्ष्म जीव जो कि मृदा में क्या होंगे, लाभदायक होंगे, और ये क्या करें, अपनी मृदा में जो जैसे फास्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, इसकी मात्रा पड़ी हुई है, लेकिन उसका क्या करेंगे, पौधों तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे, अपनी जैव उर्वरक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करेंगे, जीवित कोशिकाओं द्वारा फसल को जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इन पोषक तत्वों को उन तक पहुंचाएंगे, है ना, उनकी आपूर्ति करेंगे, वो क्या होंगे, जैव उर्वरक। ठीक है, ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत भी हैं, सस्ते स्रोत। जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, देखिएगा, है ना। तो ये बहुत ही शानदार है। अब यहां से एक जो क्वेश्चन आपके आता है, ये देखिएगा, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु, इसमें है सहजीवी कौन से हैं और मुक्त जीवी कौन से हैं। तो सहजीवी में तो राइजोबियम, है ना, और एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, एनाबिना, और ये किसमें यूज लेते हैं, चावल के अंदर, चावल, ये नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। और बात करें अपन मुक्त जीवी कौन सा होता है, तो इसमें क्लोस्ट्रीडियम को अंडरलाइन कीजिएगा, क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम क्या होते हैं, अपने दोनों ही मुक्त जीवी होते हैं। और एजोला, एजोस्पाइरिलम और राइजोबियम ये होते हैं सहजीवी। क्वेश्चन आएगा कि भाई निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी है, तो कौन सा है, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। चलिए नेक्स्ट, कवक कौन सा है, सहजीवी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारों को नहीं आया है, वेसिकुलर अर्बेसिकुलर वर्म पूछा था, है ना, सीधा सा पूछा है वर्म। वर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, देखना, वर्म क्या होती है, वेसिकुलर अर्बोसेकुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, ये सहजीवी कवक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करें एजिटोबैक्टर के बारे में, है ना, किस किस में कौन सी फसलें यूज में लेंगे, एजोस्पाइरिलम जैसे चावल, गवार, गन्ना, जवार, गन्ना, बाजरा आदि में उपयोग में लेंगे। एजिटोबैक्टर कहां लेंगे, गेहूं, जौ, मक्का में एजिटोबैक्टर, है ना, मुक्त जीवी है। एजोस्पाइरिलम सहजीवी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब तक के लिए मैं यहां पर 5 स्टार, है ना, क्या आएगा, सीधा सा पूछेगा रिचका, मेथी और सेंजी। रमेश, ट्रिक है, रिचका, मेथी और सेंजी के लिए, रमेश के लिए बताइए आप कौन सी राइजोबियम की प्रजाति यूज में लोगे, तो राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी, है ना। फेजियोलाई राजमा के लिए, सेम मोट के लिए कौन सी लेंगे, फेजियोलाई क्वेश्चन आएगा। या पूछेगा बरसीम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट राइजोबियम ट्राइफोली, फेजियोलाई राजमा, सेम मोट के लिए रिचका, मेथी, सेंजी के लिए मेलिलोटी, है ना। और सोयाबीन के लिए प्रेंडी राइजोबियम जैपोनिकम, ढेंचा के लिए सिसबेनिया रोस्टाटा के लिए एजोस्पाइरिलम कोलिनोडेंस, कोलिनोडेंस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट, इसे मत छोड़ के जाना वरना एग्जाम में नंबर कट सकते हैं आपके। हाँ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जैसे माइक्रोराइजा आ गया, है ना, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो अपन फटाफट से देख रहे हैं। फास्फोरस ये कौन से होते हैं, तो बेसिलस याद रख लेना, है ना, जीवाणु। और फफूंद कौन सी है, तो एस्परजिलस, बस एक एक नाम याद रखना, है ना। फास्फोरस को घोलने के लिए कौन सा जीवाणु है, तो बेसिलस, कौन सा एस्परजिलस, है ना, फफूंद। और एक्टिनोमाइसिटिस कौन सा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीसीज, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कृषि पंचांग, वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसे ही अपन क्या बोलते हैं, बायोडायनेमिक फार्मिंग, रूडोल्फ स्टेनर, जिसका अभी अपने जिक्र किया। हाँ, चेक कर लो एक बार, चल रहा, ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या बात की थी अभी, जैव उर्वरक के बाद में अपन ने देखा था कृषि पंचांग। जैसे अपने फार्मर्स पहले दादाजी वगैरह क्या करते हैं, खेती करते थे, तो किसको, चंद्रमा की स्थिति को देखकर, है ना, या तारों की स्थिति, मून को देखकर, नक्षत्रों को देखकर जो खेती की जाती है वो होती है अपनी कृषि पंचांग, ठीक है। तो छोटी सी यहां से क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। जैसे चंद्रमा की विभिन्न क्या देखोगे आप, अवस्थाएं देखेंगे, है ना, 7 दिन में एक पखवाड़ा पूरा होगा जिसे शुक्ल पक्ष बोलेंगे। अब ये देखिएगा, थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, चंद्र उत्तरायण एवं दक्षिणायन पक्ष एक बार उत्तरायण एवं दक्षिणायन की गति पूर्ण करता है कितने दिनों में, 27.3 दिन के अंदर। नोट कीजिएगा 27.3 दिन, फटाफट से। अब जो क्वेश्चन आने वाला है आपके वो है आपके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चंद्र दक्षिणायन पक्ष के अंदर है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे वहां पर शक्तियों का प्रभाव मृदा सतह के नीचे भाग में होता है, तो इससे भूमि की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, तो कंद वाली फसलों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्र दक्षिणायन पक्ष में होगा, कहां होगा, दक्षिण में, दक्षिण की साइड होगा, तो वहां पर कंद वाली फसलों जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, इनकी गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना, ठीक है। सफेद मूसली भी दे सकता है आपको, सफेद मूसली में कब अच्छी गुणवत्ता उत्पादन होगी, जब चंद्र दक्षिणायन होगा। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो कुछ परभक्षी कीट है और कौन सी फसलों में होते हैं वो नोट कर लीजिएगा। क्राइसोपीडस हो गया, है ना, तो क्राइसोपीडस की बात करें अपन तो परभक्षी कीट है। नेक्स्ट कॉक्सिनेला स्पीसीज हो गई, ठीक है। और परजीवी कीट, बात करें परजीवी कीट की तो ट्राइकोग्रामा अंडपरजीवी एक तो, है ना, और एक है इपिरिकेनिया। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, इपिरिकेनिया गन्ना में पायरिला के नियंत्रण के लिए उपयोग में लेते हैं, इपिरिकेनिया, ये यहां पर 5 स्टार लगा देंगे आप, यहां से क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक अलग चीज है, ये है मित्र फफूंद, है ना। ट्राइकोग्रामा क्या है, परजीवी है, परजीवी कीट है। ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है।
दूसरे रोग होने से रोकेगी। जैसे लहसुन वगैरह हो गई, औषधि फसल है, इसका उपयोग जीवाणुनाशी कीटनाशी के रूप में करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। करंज हो गए, सीताफल हो गया, है ना, सीताफल की पत्तियां हो गई। क्राइसेंथेमम क्या है? सूखे फूल कीटनाशक के रूप में हो रहा है, ये फूल एक तरह का, उसको पत्तियां सुखाने के बाद किस रूप में लेंगे अपन? क्राइसेंथेमम कीटनाशी के रूप में। तंबाकू, निकोटीन होता है उसके अंदर, है ना। फेरोमोन ट्रैप, ये पिछले साल भी आया था और हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये कौन से कीटों को आकर्षित करता है? नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, नर कीट को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन किसी भी प्रकार का रासायनिक या दवाइयों का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो अपन इन सब का सहारा लेंगे, जैसे जैव उर्वरक हो गया, है ना, और ये अलग अलग प्रकार के जो भी कीटनाशी हो रहे हैं जो अपने घर पर बन सकते हैं, जैसे कि कौन से हो गए? पंचगव्य हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, है ना। टिकाऊ खेती, एक बार पढ़ के जाएं, टिकाऊ खेती आने के भी चांस है। टिकाऊ खेती क्या होती है? यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पर्यावरण को भी क्या साथ साथ में नुकसान नहीं पहुंचाना, है ना, और आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल के रखना। ठीक है, तो इसके सिद्धांत वगैरह देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार पढ़ के जाना, यहां से पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन फटाफट से चैप्टर 3 की। यहां पर ये चैप्टर 3 आपके 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का, लेकिन यहां से सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा और आप आसानी से उसको कर पाओगे अगर यहां पर ध्यान से पढ़ लिया। पहली चीज, सिंचाई की परिभाषा। तो कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया, है ना, फसल को क्या कहलाएगी? सिंचाई। उद्देश्य वगैरह देख लेंगे। और यहां से जो क्वेश्चन आता है कि भाई किस आधार पर अपन सिंचाई कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आने लगे, तो पौधों की बाहरी स्थिति देखकर, पौधों की पत्तियों की जल की मात्रा देखकर, पत्तियों का तापमान, तापमान किससे मापेंगे भाई? इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, है ना। ये आ गया, देखो ये ध्यान रख लेना, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से अपन क्या करेंगे? तापमान को मापेंगे और पता करेंगे अपनी फसल को क्या चाहिए? पानी। एक है क्रांतिक अवस्था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जलमांग। ये दोनों यहां पर पढ़ लेना, टेबल याद होनी चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा किसकी होती है? गन्ने की 1500 से 2500, और धान की जैसे 900 से 2500, है ना। गेहूं की 450 से 650, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तो यहां से नहीं आएगा, यहां से पक्का क्वेश्चन है कि भाई गेहूं की क्रांतिक अवस्था, जिसमें गेहूं इंपॉर्टेंट है, मक्का की पूछता है, आलू की पूछ लेगा, है ना। और मक्का की तो पूछता है नर मंजरी आते समय, है ना, तो ये याद होनी चाहिए अपन को सारी। मूंगफली की पूछ लेगा सुइया बनते समय। गेहूं के अंदर पूछेगा दूसरी अवस्था कौन सी है, तो कल्ले फुटान के समय तीसरी गांठ अवस्था, है ना। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसे, ठीक है। बाकी जलमांग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस है। अब इसमें 3 चीजें हैं। सबसे अच्छी बात करें अपन, है ना, सबसे प्रचलित कौन सी विधि है, तो देखिएगा चेक बेसिन, या पहले लिखेंगे क्यारी विधि। क्यारी विधि सबसे प्रचलित है, प्रचलित चेक बेसिन, है ना, सबसे प्रचलित है। दूसरी अपन बात करें जो आपको पढ़ के जानी है एग्जाम के लिए, वो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जो कि इजराइल से विकसित हुई है। यही क्वेश्चन आएगा, इजराइल से कौन सी विकसित हुई है, तो अपनी ड्रिप। और तीसरी है फव्वारा विधि। ड्रिप को अपन और क्या बोलते हैं? बूंद बूंद सिंचाई, कंफ्यूज मत होना, बूंद बूंद सिंचाई भी इसे ही बोलते हैं, बूंद बूंद। और यहां पर है फव्वारा या कृत्रिम वर्षा, फव्वारा विधि। ये लाभ और इसकी हानियां पढ़ के जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। और जलमांग और क्या करेंगे? जलाक्रांति, है ना, ठीक है। तो 2 नंबर का है, छोटा सा चैप्टर है, 1 पेज का। हाँ, नेक्स्ट बात करें अपन खरपतवारों की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बात करें अपन खरपतवारों की,
तो यहां से अपन को 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा क्या क्या होता है। खरपतवार क्या होते हैं? वे पौधे जो अनचाहे स्थान पर उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, इनकी लाभ हानियां, इसकी विशेषताएं पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। इसकी जो विशेषताएं है ना कि भाई तुमसे पूछ क्या रहा है, तुम लिख क्या रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। विशेषता की बात करें तो बीज उत्पादन अधिक होना चाहिए, अधिक गहरी जड़ें होना, बीजों की अधिक जीवन क्षमता, है ना, यानी गहरे जड़ी होना, गहरे जड़ें जो है वो अधिक गहरी है, इस वजह से क्या होगा, इनको जल्दी ग्रोथ मिलेगी, है ना, जल्दी हो जाएंगे, उग जाएंगे। तो ये विशेषताएं याद कर लेंगे। और लाभ हानि, अब खरपतवारों के वर्गीकरण से यहां से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो अपन को देखने को मिलेंगे। और अति लघुरात्मक, उसमें ये जो खरपतवार है अपने इंपोर्टेंट देख लीजिएगा। पहला है निरपेक्ष खरपतवार। क्या होते हैं? जो वे खरपतवार जो उपज को कम कर देते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। सापेक्ष क्या होते हैं? वे जो फसल जिनकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है तो उग जाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चने का उदाहरण किसका है? तो सापेक्ष खरपतवार का, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको नकलची खरपतवार के उदाहरण यहां से छोड़ना ही नहीं है। इस टॉपिक को इतने अच्छे से तैयार करके जाना है, नंबर नहीं कटना चाहिए। आएगा क्वेश्चन यहां से पक्का, ठीक है। बाकी द्विवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं, बहुवर्षीय कौन से होते हैं, ठीक है, और एक बीजपत्री कौन से होते हैं, द्विबीजपत्री कौन से होते हैं, ये आपको कौन से होते हैं ये सारे देख के जाओगे, है ना। देखिएगा एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट अगर हो रही हो कि एक बीजपत्री याद नहीं हो रहे, चौड़ी पत्ती वाले याद नहीं हो रहे, तो जो द्विबीजपत्री होते हैं, है ना, वही चौड़ी पत्ती वाले भी होते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहां पर आप द्विबीज को अपन चौड़ी पत्ती वाले भी सेम लिख के आ सकते हैं, चौड़ी पत्ती, और एक बीजपत्री को अपन संकरी पत्ती, संकरी पत्ती सेम चीज है। जैसे मोथा कौन सा है? तो चौड़ी पत्ती वाला है, द्विबीजपत्री है, सॉरी बथुआ, है ना, बथुआ कैसा है? तो द्विबीजपत्री है और चौड़ी पत्ती वाला है ना। और मोथा कैसा है? तो एक बीजपत्री और संकरी पत्ती वाला है, ठीक है। यहां पर आराम से इसको याद कीजिएगा शांति से। चलिए नेक्स्ट अपन यहां पर बात करें तो खरपतवारों को क्या करेंगे, घूर्णन को रोकना। तो किसके द्वारा रोकेंगे अपन? ये तो जैविक विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा सा, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर शाकनाशियों का वर्गीकरण, इसके अंदर संपर्क शाकनाशी, स्थानांतरित शाकनाशी, है ना। और एक बात करें अपन यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा हो आपको तो नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा कि वर्णात्मक और अवर्णात्मक शाकनाशी कौन से होते हैं। वर्णात्मक यानी सिलेक्टिव, जिनको अपन गेहूं की फसल पे कोई भी नुकसान नहीं करेगा, जैसे खरपतवार पर छिड़केंगे तो मैं अगर कहीं पे छिड़कूंगा खरपतवार में जैसे गेहूं की फसल में तो गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कौन से होते हैं? वर्णात्मक। और अवर्णात्मक वो होते हैं जो जहां पर अपन स्प्रे करेंगे, जैसे कहीं पे भी गेहूं पर किया तो गेहूं भी साथ में खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है अवर्णात्मक नॉन सिलेक्टिव के लिए जीडीपी। तो जीडीपी से कैसे याद रखोगे? ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अवर्णात्मक और वर्णात्मक में आता है क्वेश्चन। उसके बाद संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी, इसको और अच्छे से नोट कीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। कैसे आएगा कि भाई संपर्क शाकनाशी कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड कौन से और ट्रांसलोकेटेड कौन से हैं? तो कॉन्टेक्ट वाले कौन से हैं? जिनको अपन अभी बोल रहे थे डीपी, जो कॉन्टेक्ट में होंगे उसी की डीपी दिखेगी। तो डाइक्वाट और पैराक्वाट कैसे हैं? कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड, संपर्क शाकनाशी और अचयनात्मक, है ना। क्वेश्चन आए अचयनात्मक और संपर्क शाकनाशी का उदाहरण लिखिए तो डाइक्वाट और पैराक्वाट। स्थानांतरित शाकनाशी कौन से हैं? ट्रांसलोकेटेड, ये है 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरॉन, ग्लाइफोसेट। चलिए उसके बाद में ये टेबल एक बार देख लीजिएगा और महत्वपूर्ण बिंदु को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, इस प्रकार से ये पीछे वाले क्वेश्चन भी आप हल कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिएगा,
जैव अभिकर्ता जो गाजर घास के लिए वो अपना जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा है ना, इंपॉर्टेंट है, या आप नोट कर लीजिएगा। और एक आएगा अपने लेंटाना कैमेरा के लिए क्रॉइसोपिडस लेंटाना, है ना, दोनों अपने सिलेबस में है। तो जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा तो गाजर घास को नियंत्रण के लिए जैव अभिकर्ता, और एक है लेंटाना कैमेरा तो क्राइसोपिडस लेंटाना के लिए। ठीक है, एक और अपन लास्ट थोड़ी सी बात करेंगे, वो अपना 2 नंबर का चैप्टर है छोटा सा, वो है अपना शुष्क कृषि। इसमें आप सिद्धांत देख लीजिएगा एक बार, एक तो नमी संरक्षण का सिद्धांत और एक फसल उत्पादन का सिद्धांत। पढ़िए अच्छे से।